हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का व्यवस्था सिद्धांत। सामान्य व्यवस्था सिद्धांत विभिन्न अनुशासनों में एकता लाने की अवधारणाओं की खोज से संबंधित है। इसका निर्माण व्यवस्था की अवधारणा से हुआ है। व्यवस्था का अर्थ है जटिल संबंधित वस्तुओं का समग्र समूह, विधि, संगठन पद्धति के निश्चित सिद्धांत तथा वर्गीकरण का सिद्धांत। इन अर्थों में महत्वपूर्ण शब्द संबंधित, संगठित और संगठन है। अर्थात एक व्यवस्था संगठित होनी चाहिए। यदि किसी भी स्थान पर हमें संगठन मिलता है अथवा जहाँ संगठित होने के गुण पाए जाते हैं और उसके सभी अंग एक दूसरे से क्या होते हैं, संबंध है, तो वहाँ व्यवस्था विद्यमान है। बर्ट लैनफी की व्यवस्था की परिभाषा करते हुए लिखा है कि यह अंतःक्रिया तत्वों का एक समूह है। हॉल एवं फैगर के अनुसार वस्तुओं में परस्पर तथा वस्तुओं और उनके लक्षणों के बीच संबंधों सहित वस्तुओं का समूह है। अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है उसमें व्यवस्था शब्द तीन अर्थों में प्रयोग होता है। पहले अर्थ में है व्यवस्था का अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं का एक ऐसा विन्यास जिसमें परस्पर क्रियाएं स्पष्ट रूप से पहचानी जा सकती हैं। व्यवस्था का दूसरा अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विशेष विन्यास, जिसमें स्वयं विन्यास का स्वरूप ही राज्यों के व्यवहार की व्याख्या करने में सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है। तीसरा अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में विशेष प्रकार की प्रविधियों के प्रयोग को व्यवस्था कहते हैं। जो पहला अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय वास्तविकता का क्या करता है, दिग्दर्शन करता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो व्यवस्था है ये पहला अर्थ किसका, वास्तविकता का दर्शन करता है। जेम्स रोजिनो ने इस अर्थ में व्यवस्था सिद्धांत का प्रयोग करने के लिए इसे वर्णन का एक तरीका माना है। दूसरा अर्थ अंतर्राष्ट्रीय वास्तविकता की व्याख्या करता है। तीसरा अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय वास्तविकता का विश्लेषण करता है। प्रणाली के रूप में व्यवस्था का अभिप्राय ऐसे विशिष्ट दृष्टिकोण से है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की विस्तृत आधार सामग्री में सैद्धांतिक व्यवस्था लाना चाहता है। संक्षेप में जो विश्लेषण प्रणाली के रूप में व्यवस्था विश्लेषण की धारणा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक व्यवस्था के रूप में प्रतिपादित करने की चेष्टा है। जेम्स एन रोजनाव ने 1960 में अपनी पुस्तक में लिखा था कि अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों के अध्ययन में जो नवीनतम प्रवृत्तियां विकसित हो रही हैं उनमें से संभवतः सबसे अधिक महत्वपूर्ण और लोकप्रिय प्रवृत्ति पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत को व्यवस्था मानकर चलने की है। इस प्रवृत्ति का मूलाधार अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक आचरण को भौतिक शास्त्र और जीवन शास्त्र की स्पष्ट संकल्पनाओं के आधार पर समझने का प्रयत्न करना है। व्यवस्था विश्लेषण के अंतर्गत व्यवस्था विश्लेषण में अंतर्राष्ट्रीय जगत को जीवन शास्त्र के आधार पर एक सावयव इकाई मानकर चला जाता है। जिस प्रकार भौतिक शास्त्रियों में भविष्य कथन प्रेडिक्शन किए जाते हैं वैसे ही यहाँ भी करने का प्रयत्न किया जाता है। गणित में जिस प्रकार कार्यकारण का संबंध है उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी विवेचना की जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था एक क्रियाशील गतिमान व्यवस्था है और विशिष्ट काल में उसका विशिष्ट रूप रहता है। जैसे मानव शरीर में क्रम से बचपन, किशोरावस्था, यौवन और जरावस्था आती है। यदि एक व्यवस्था के समस्त अंग समान रूप में विकसित होते हैं तो वह स्वस्थ विकास होता है। जैसे सावयव में एक विशिष्ट अंग का बढ़ना रोग का लक्षण है, वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में जब एक राज्य अत्यधिक शक्तिशाली हो उठता है तो युद्ध होते हैं। जिस प्रकार शरीर में बहुत अधिक असंतुलन होता है तो ज्वर आदि उस असंतुलन को संतुलित करने में तीव्र कदम होते हैं, उसी प्रकार राज्यों में जब गहरे असंतुलन होते हैं तो क्रांतियां होती हैं। उसके उपरांत नया संतुलन स्थापित हो जाता है। जो व्यवस्था विश्लेषण दृष्टिकोण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के भूत और वर्तमान से संबंधित है। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के लिए एक विशुद्ध सिद्धांत अपनाने पर बल देता है। तो व्यवस्था विश्लेषण क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के
लिए एक विशिष्ट सिद्धांत अपनाने पर बल देता है। यह संप्रत्यय ऐसी संकल्पना का निर्माण करता है कि राज्यों का एक दूसरे के साथ संपर्क पारस्परिक क्रिया के प्रक्रम से बनने वाले संबंधों के एक जटिल ढांचे में होता है। मार्टन कैप्लान का अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत। तो मार्टन कैप्लान का जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत है, यह अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में व्यवस्था उपागम को लोकप्रिय करने में मार्टन कैप्लान का विशेष हाथ है, यह योगदान है। शक्ति राजनीति की धारणा को अस्वीकार करते हुए उसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति व्यवस्था की कुछ विशिष्ट आत्मनियामक विशेषताएं बदलाई हैं। कैप्लान को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था दृष्टिकोण कई सैद्धांतिक मान्यता पर आधारित है। जो कैप्लान का अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था दृष्टिकोण है कई मान्यताओं पर सैद्धांतिक मान्यताओं पर आधारित है। फर्स्ट मान्यता यह है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पद्धति व्यवस्था के अंतर्गत व्यवहारों के कुछ विशिष्ट एवं आवर्तनीय रिपीटेबल समुच्चय का अस्तित्व है। द्वितीय ये मानता है कि ये व्यवहार समुच्चय का रूप इसलिए धारण करते हैं कि इस समुच्चय के विभिन्न तत्वों में घनिष्ठ आंतरिक संबंध होता है तथा इनसे अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय आवश्यकताओं की समान रूप से पूर्ति होती है। तीसरा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवहारों के समुच्चय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भाग लेने वाले लोगों और संस्थाओं के चरित्र एवं उनकी विशेषताओं को प्रतिबिंब करने के साथ ही साथ उनके द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्यों की विशेषताओं को भी प्रतिबिंब करते हैं। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार कई तत्वों जैसे सैनिक तथा आर्थिक क्षमता, संचार तथा सूचना, तकनीकी परिवर्तन, जनसांख्यिकी परिवर्तन आदि तत्वों के संबद्ध रहते हैं और इनके संबंधों को भी दर्शाया जा सकता है। कैप्लान का यह भी कहना है कि राजनीतिक व्यवस्था को अक्षुण्ण रखने के लिए शारीरिक बल कम से कम आखिरी उपाय के तौर पर काम में लिए जाना चाहिए। इन मान्यताओं के आधार पर कैप्लान ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति व्यवस्था के विभिन्न प्रतिमानों की कल्पना की है। उनका विश्वास है कि इन प्रतिमानों मॉडल्स का व्यवहारिक विश्लेषण संभव है तथा इसके विशिष्ट आधारण वाक्यों की जांच की जा सकती है। कैप्लान ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पद्धति में 6 प्रतिमानों की कल्पना की। फर्स्ट हो गया शक्ति संतुलन व्यवस्था, दूसरे है शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था, तीसरा है द्विध्रुवीय व्यवस्था, चौथा है व्यापक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, पांचवा हो गया सोपानीय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, छठा हो गया इकाई बीटो व्यवस्था। जो कैप्लान के राजनीति में 6 प्रतिमान वाले मॉडल्स की कल्पना। फर्स्ट प्रतिमान हो गए मॉडल हो गए शक्ति संतुलन व्यवस्था। शक्ति संतुलन व्यवस्था 18वीं और 19वीं शताब्दी में प्रचलित शक्ति संतुलन सिद्धांत से मिलती जुलती है। इसमें राजनीतिक उपपद्धति का अभाव होता है। इसमें दो प्रकार के कार्यकर्ता होते हैं, आवश्यक कार्यकर्ता और अन्य लागू कार्यकर्ता। जो महत्वपूर्ण या आवश्यक राष्ट्रीय कार्यकर्ता हैं ये हो गए यूएसए, रशिया, फ्रांस, यूके एंड चाइना, यूनाइटेड किंगडम। अन्य लघु कार्यकर्ताओं में जैसे में छोटे देशों को शामिल किया जा सकता है। कैप्लान के अनुसार शक्ति संतुलन के 6 अपरिहार्य नियम हैं। फर्स्ट नियम हो गया प्रत्येक आवश्यक कार्यकर्ता को अपनी क्षमता बढ़ानी चाहिए परंतु युद्ध करने के बजाय समझौते का सहारा लेना चाहिए। दूसरा, यदि समझौते के कारण अपनी क्षमता बढ़ाना कठिन हो तो युद्ध का सहारा लेना चाहिए। तीसरा हो गया किसी आवश्यक कार्यकर्ता को समाप्त करने के बजाय युद्ध बंद कर देना ज्यादा अच्छा है। चौथा हो गया अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के भीतर यदि कोई विशेष कर्ताओं का कोई विशेष संविध कोएलिशन गठबंधन आधिपत्य स्थापित रहना चाहे या उसमें सफलता प्राप्त करे तो उसका विरोध करे। तीसरा हो गया पांचवा हो गया यदि कोई कर्ता या कर्ताओं का समूह अधिराष्ट्रीय सुपर नेशनल सिद्धांत का पोषण करे तो वैसा न करने को बाध्य करो। छठा हो गया पराजित या अवरुद्ध आवश्यक राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं की व्यवस्था में फिर प्रवेश करने देना चाहिए। सभी आवश्यकताओं को संयोजी मानना चाहिए। शक्ति संतुलन वाली अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था समाप्त हो जाएगी यदि आवश्यक राष्ट्रीय कार्यकर्ता खेल के नियमों के अनुसार न खेले और यदि राष्ट्रीय कार्यकर्ता अधिराष्ट्रीय संगठन की स्थापना का प्रयत्न करे। आधुनिक युग में शक्ति संतुलन की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति
व्यवस्था के पतन के कई कारण हैं। सशक्त प्रतिकूलगामी कर्ताओं का अंत, अनुकूल गामी सदस्यों द्वारा प्रतिकूल गामी सदस्यों के खिलाफ यथोचित कदम उठाने में विफलता, साम्यवादी गुट तथा इसके अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर संगठित राजनीतिक सबगुट का उदय। मार्टिन कैप्लन के शक्ति संतुलन व्यवस्था के परिवर्तित रूप को द्विध्रुवीय व्यवस्था कहा गया। इसके दो रूप बताए गए हैं, शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था और दृढ़ द्विध्रुवीय व्यवस्था। दूसरा हो गया मार्टिन कैप्लन का दूसरा प्रतिमान है, वो है शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था। शक्ति संतुलन वाली व्यवस्था की व्यवहार में स्थापना नहीं हो सकी और उसके स्थान पर काफी समय तक विश्व राजनीति में अस्थिरता रहने के बाद शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था अस्तित्व में आई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्थापित शक्ति संतुलन की व्यवस्था धीरे धीरे शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था बनती गई। इसमें दो महाशक्तियों के चारों ओर लघु शक्तियों और निर्गुट राज्यों का समूह घिरा रहता है और जिसमें निर्गुट राज्यों का एक गुट सा होने के कारण दो बड़ी शक्तियों की शक्ति शिथिल बनी रहती है। यह व्यवस्था शक्ति संतुलन व्यवस्था के कई अर्थों से भिन्न है। प्रथम हो गया शक्ति संतुलन व्यवस्था में संतुलन की भूमिका मूलतः विभिन्न राष्ट्रों को एकीकृत करने की भूमिका थी, क्योंकि इसके अंतर्गत किसी गुट को आधिपत्य जमाने से रोका जाना था। इसके विपरीत शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था में एकीकरण की भूमिका वस्तुतः समझौता कराने की भूमिका है। इस भूमिका को अदा करने वाले कर्ता जैसे निर्गुट किसी गुट का सदस्य न होकर प्रतियोगी गुटों में समझौता कराने की भूमिका अदा करता है। द्वितीय हो गया शिथिल द्विध्रुवीय अवस्था में हर गुट का एक प्रधान कार्यकर्ता होता है, जबकि शक्ति संतुलन व्यवस्था में संतुलन कर्ता उत्पन्न हो जाता है। तृतीय हो गया शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था में कई प्रकार के कर्ता होते हैं, जैसे गुटीय कर्ता यूएसए रशिया और गैर सदस्य कर्ता निर्गुट राष्ट्र सार्वभौमिक कर्ता हो गया यूएनओ। जबकि शक्ति संतुलन वाली व्यवस्था में आवश्यक राष्ट्रीय कर्ताओं की ही प्रभावशाली भूमिका होती है। मार्टिन कैप्लन ने क्या किया, द्विध्रुवीय व्यवस्था के निम्नलिखित 12 नियम बताए हैं। फर्स्ट हो गया पद सोपानीय तथा मिश्रित पद सोपानीय ढांचों पर आधारित गुट दूसरे समान गुट को खत्म करना चाहते हैं। दूसरा हो गया दूसरा नियम हो गया पद सोपानीय तथा मिश्रित पद सोपानीय ढांचों पर आधारित गुट युद्ध के बदले समझौता करना, बड़े युद्ध के बदले छोटा युद्ध लड़ना तथा विपक्षी गुट को समाप्त करने में असफल होने के निर्धारित खतरों एवं लागत को ध्यान में रखते हुए बड़े लड़ाइयां चाहेंगे। तीसरा हो गया किसी गुट के सभी कर्ता दूसरे गुट के कर्ताओं की अपेक्षा अपनी क्षमता बढ़ाना चाहेंगे। चौथा हो गया अश्रृंखलाबद्ध ढांचों पर आधारित गुट युद्ध के बदले समझौता करना, अपनी क्षमता बढ़ाने में असफल होने पर छोटी लड़ाइयां लड़ना चाहेंगे, किंतु वे हमेशा बड़ी लड़ाई से बचेंगे। पांचवा हो गया सभी गुटों के कर्ता विपक्षी गुट को आधिपत्य जमाने की बजाय लड़ाई लड़ना चाहिए। छठा हो गया सभी गुटों के सदस्य अपने विश्वव्यापी उद्देश्यों को गुट के उद्देश्यों के अधीनस्थ रखेंगे, किंतु विपक्षी गुट के गुटीय उद्देश्यों को विश्वव्यापी उद्देश्यों के अधीनस्थ रखना चाहेंगे। सातवां हो गया सभी निर्गुट सदस्य अपने राष्ट्रीय उद्देश्यों को विश्वव्यापी उद्देश्य का समर्थन करने वाले कर्ताओं के साथ संबंध रखना चाहेंगे। आठवां हो गया गुटों के कर्ता अपने गुट की सदस्यता में वृद्धि करना चाहेंगे। नौवां हो गया गैर गुटीय सदस्य दोनों गुटों के बीच युद्ध के खतरे को कम करना चाहेंगे। 10वां हो गया विश्वव्यापी कर्ता की भूमिका अदा करने की स्थिति को छोड़कर अन्य स्थितियों में गैर गुटीय कर्ता किसी भी गुट का समर्थन करना नहीं चाहेंगे। 11वां हो गया विश्वव्यापी उद्देश्यों के समर्थक कर्ता दोनों गुटों के पारस्परिक विरोध को कम करना चाहेंगे। 12वां हो गया विश्वव्यापी उद्देश्यों के समर्थक कर्ता गैर गुटीय सदस्यों को तब एकताबद्ध करना चाहेंगे जब कोई गुट खुल्लम-खुल्ला शक्ति का प्रयोग जैसा कोई प्रतिकूलगामी कार्य करना चाहेंगे। उसके बाद हो गया शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था में काफी सहज अस्थायित्व होता है।
शक्ति संतुलन वाली अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के विपरीत इस व्यवस्था में भूमिका विभेदन रोल डिफरेंशिएशन की मात्रा अधिक होती है। यदि किसी भूमिका का निर्वाह दूसरी भूमिका को नजरअंदाज किया जाता है तो यह व्यवस्था रूपांतरित हो जाएगी। तीसरा जो हो गया मार्टन कैप्लान का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का प्रतिमान हो गया, ये हो गया दृढ़ द्विध्रुवीय व्यवस्था। दृढ़ द्विध्रुवीय व्यवस्था एक तरह से शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था का रूपांतरित रूप है, जिसमें क्या हो गया गैर गुटीय जो तटस्थ देश हैं तथा विश्वव्यापी उद्देश्यों के समर्थक सदस्यों का या तो पूर्णतः लोप हो जाता है या वे महत्वहीन हो जाते हैं। परंतु इस व्यवस्था में स्थायित्व की गारंटी तभी होगी जब दोनों गुटों का सोपानीय रीति में संगठन हो। इस अवस्था में मध्यस्थीकरण के संबद्ध भूमिकाओं का अभाव होता है, जिससे दुष्क्रियात्मक तनावों के बढ़ने की संभावना रहती है। यही कारण है कि दृढ़ द्विध्रुवीय व्यवस्था में स्थायित्व का अभाव रहता है। चौथा हो गया मार्टन कैप्लान का ये राजनीति पद्धति का पांचवा चौथा प्रतिमान हो गया विश्वव्यापी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। विश्वव्यापी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था एक शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था है। व्यवस्था में आवश्यकताओं की प्रक्रियाओं का विस्तार करने से बनता है। इसने विश्वव्यापी कर्ता जैसे यूएनओ इतना शक्तिशाली हो गया कि राष्ट्रीय कर्तव्यों के मध्य होने वाले युद्ध को रोक सके। इस व्यवस्था में विश्वव्यापी उद्देश्यों के समर्थककर्ताओं तथा गैर गुटीय कर्ताओं का प्राबल्य रहता है। इसमें राष्ट्रकर्ताओं का व्यक्तित्व बना रहता है और वे अधिकतम शक्ति का प्रयत्न भी करते रहते हैं। राष्ट्रीय कार्यकर्ता अपने उद्देश्य विश्वव्यापी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के ढांचे के भीतर ही सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। राष्ट्र हितों को विश्वव्यापी व्यवस्था के आगे गौण माना जाएगा और सब कार्यकर्ताओं अपने उद्देश्यों की सिद्धि के लिए शांतिमय साधनों का सहारा लेंगे। विभिन्न राष्ट्रों के संघर्षों को नियमों के अनुसार तय किया जाएगा। पांचवा हो गया जो मार्टन कॉपलन का है पांचवा प्रतिमान हो गया व्यवस्था सिद्धांत का, ये हो गया सोपानीय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। सोपानीय व्यवस्था भी एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है। इसमें संगठन के भौगोलिक तत्वों की अपेक्षा प्रकार्यात्मक तत्व भी अधिक सुदृढ़ होती है। इसमें एक विश्वव्यापी कर्ता प्रायः सारे विश्व को समेट लेता है और केवल एक राष्ट्र बाहर रह जाता है। यह सोपानीय अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था निदेशात्मक और गैर निदेशात्मक दोनों प्रकार की हो सकती है। यदि यह किसी निरंकुश राज्य जैसे नाजी जर्मनी जैसे किसी राष्ट्रकर्ता द्वारा की गई है, विश्व विजय का परिणाम है, तो निदेशात्मक होगी और यदि प्रजातांत्रिक देशों में प्रचलित नियमों पर आधारित है तो गैर निदेशात्मक कहलाएगी। एकीकरण की अधिकतम मात्रा के कारण इस व्यवस्था में काफी स्थायित्व रहता है। छठा हो गया इकाई वीटो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था। इकाई वीटो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का सार तत्व है कि हर राज्य के पास विरोधी को नष्ट करने की क्षमता रहती है। इसमें सभी कर्ताओं की क्षमता लगभग समान होती है। यदि एक कर्ता दूसरे पर आक्रमण कर विजयी बनना चाहता है तो उसे भी नष्ट किया जा सकता है। इस व्यवस्था में सभी कर्ता अपनी सुरक्षा के लिए अपनी सामर्थ्य पर निर्भर करते हैं। यह व्यवस्था पारस्परिक धमकी पर आधारित है, इसलिए इस व्यवस्था में दुष्क्रियात्मक तनाव अधिक होंगे। इकाई वीटो व्यवस्था तभी अस्थायी रह सकती है जब सारे कर्ता धमनियों का मुकाबला करने को तैयार रहते हैं। इसमें स्वयं को नष्ट करने का खतरा रहता है। ऐसी व्यवस्था तभी स्थापित हो सकती है जबकि सब कर्ताओं के पास इस तरह के हथियार जैसे आणविक शस्त्र हो जिनके प्रत्येक कर्ता दूसरे को नष्ट करने में समर्थ हो सके। कैप्लान का जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत है उसकी कुछ आलोचनाएं हैं। फर्स्ट हो गया कैप्लान द्वारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का 6 प्रतिमानों में विभाजन वस्तुतः एक प्रकार से मनमाना बंटवारा है। इस प्रकार से तो कोई भी व्यक्ति प्रतिमानों की संख्या अन्य विश्लेषणात्मक ढांचे में कम ज्यादा कर सकता है। दूसरा हो गया कैप्लान ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के 6 प्रतिमानों को दो भिन्न कसौटियों के आधार पर अलग-अलग वर्गों में बांटा है। पहली कसौटी यथार्थवादी है और उसके आधार पर शक्ति संतुलन व्यवस्था और शीतल द्विध्रुवीय व्यवस्था वास्तविक प्रतिमानों
की श्रेणी में आती है। दूसरी कसौटी है आदर्शवादी। उनके आधार पर अन्य 4 प्रतिमान संभवतः प्रतिमानों प्रोबेबल मॉडल्स की श्रेणी में आते हैं। इन संभव प्रतिमानों के आधार पर कैपलन ने भविष्य में अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का एक सामान्य सिद्धांत बनाने का प्रयत्न किया, जबकि भविष्य की संभावनाएं व्यक्त करना अत्यंत कठिन है और यह कोरा आदर्श मात्र है। तीसरा हो गया, कैपलन की ये मान्यता है कि अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थाओं में क्रमशः पहले से छठे की ओर चलने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। शक्ति संतुलन व्यवस्था आगे चलकर शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था में परिवर्तित हो जाती है। शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था दृढ़ द्विध्रुवीय व्यवस्था में और फिर सोपानीय और विश्व व्यवस्था में बदल जाती है। इस प्रकार कैपलन प्रक्रिया निकाय सिद्धांत अपनाता है, किंतु यह आवश्यक नहीं कि कैपलन के सिद्धांत के अनुसार ही अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था एक दूसरे के प्रतिमान में बदली जाती है। चौथा क्रिटिसाइज होगी उसकी, कैपलन यह मानता है कि विश्वव्यापी अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था सोपानीय अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में बदल जाएगी, जिसमें सिर्फ एक राष्ट्र सार्वभौमिकता के रूप में रह जाएगा। ऐसा परिवर्तन साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के पुनर्जीवन होने पर ही संभव है। ऐसी व्यवस्था में सभी राष्ट्र व्यवहारिक रूप से एक शक्तिशाली राष्ट्र के नेतृत्व में आ जाएंगे। खाड़ी युद्ध के बाद अमेरिका के नेतृत्व में एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के उदय की संभावना बढ़ती जा रही है। यूएनओ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूबी तथा अन्य अन्य संस्थाओं में अमेरिका का वर्चस्व बना। जो ये कैपलन का ये 6 प्रतिमान है, उसके कुछ महत्व है। ये कैपलान का जो व्यवस्था सिद्धांत है उसका महत्व हो गया। कैपलान के 6 प्रतिमानों में से कुछ प्रतिमानों की सार्थकता अंतरराष्ट्रीय राजनीति में किसी न किसी रूप में अवश्य दिखाई देती है। शक्ति संतुलन वाला प्रतिमान किसी न किसी रूप में अवश्य विद्यमान रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की विश्व व्यवस्था शिथिल द्विध्रुवीय व्यवस्था कहा जा सकता है, क्योंकि दो प्रमुख कर्ताओं यूएसए एवं यूएसएसआर के हाथों में अधिकतम शक्ति थी और निर्गुट राज्यों में अस्तित्व के कारण इन दोनों कर्ताओं की शक्ति शिथिल पड़ गई थी। आज परमाणु देशों की बढ़ती हुई संख्या से हम इकाई वीटो व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। तो फ्रेंड, ये वीडियो हो गया अंतरराष्ट्रीय राजनीति व्यवस्था का व्यवस्था सिद्धांत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।